नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में राजस्थान के दो नए वेटलैंड्स रामसर साइट की सूची में जोड़े गए हैं, जिससे अब भारत में इस सूची की संख्या 91 हो चुकी है। खिजान और मेनार जो दो साइट है राजस्थान के, इनको हाल ही में जोड़ा गया है। अब इसी से रिलेटेड हम रामसर के बारे में डिटेल में देखेंगे, ताकि हम जो आने वाले एग्जाम्स हैं बीपीएससी 71 में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसको हम पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में देखते हैं। देखिए, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। यानी ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे ये सबसे पहले मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इसको अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, विश्व भर में जो वेटलैंड्स हैं, यानी जो आर्द्र भूमियाँ होती है, आर्द्र भूमि वो होती है जहाँ पे हमेशा जल भराव रहता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमेशा वो एक दलदली जैसा क्षेत्र रहता है, या हमेशा जल से भरा हुआ क्षेत्र होता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जिसको संरक्षण करना और उसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना था। परंतु ये जो संधि है वो 1975 में लागू हुई थी। यानी कहने का मतलब है 2 फरवरी 1971 में ये रामसर जो ईरान का शहर है, वहाँ पे इसकी मीटिंग होती है, और इसको अपनाया कब जाता है, यानी लागू कब होती है संधि, 1975 को लागू होती है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे, और तब से अब तक देश में कुल 91 रामसर साइट को मान्यता दी जा चुकी है, जो एशिया में सबसे अधिक है। यानी अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, भारत के पास है। रामसर साइट वे आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में रखा गया है। यानी ये वो आर्द्र भूमियाँ होती है जिसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। ये स्थल रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यानी ये रामसर कन्वेंशन के तहत जो आर्द्र भूमियों को संरक्षण मिलता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी थी रामसर कन्वेंशन, उसके तहत इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनको संरक्षण मिल सके, और उनके जो प्रजातियाँ जो विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, उनको बढ़ावा मिल सके, उनको संरक्षण दिया जा सके। जो आर्द्र भूमि दिवस है, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर में ये समझौता हुआ था, जो कि 1975 में अपनाया गया था, लेकिन संधि जिस दिन को हुई थी उसी दिन को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अभी हाल ही में क्या हुआ है, राजस्थान के खिजान, फलोदी और मेनार उदयपुर वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स यानी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। अच्छा, जरा खिजान के बारे में देख लेते हैं। खिजान फलोदी जो राजस्थान है, खिजान क्षेत्र प्रवासी पक्षियों विशेषकर डेमोजल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे डेमोजल क्रेन पक्षी है, वो अदर कंट्रीज से आकर यहाँ पर बैठती है या यहाँ पर रहती है, कुछ दिनों के लिए माइग्रेट करती है यहाँ पे, जिसके कारण ये जो आर्द्र भूमि है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ वेटलैंड न केवल पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी को भी संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिस कारण से इसको क्या करा गया है, रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। मेनार उदयपुर राजस्थान में जो है, मेनार झील क्षेत्र में सैकड़ों देशी और विदेशी पक्षियों का वास होता है। यानी यहाँ पे जो ये मेनार झील है, यहाँ पे हमारे देश के जो पक्षी हैं वो तो जाती हैं, रहती हैं वहाँ पे, विदेशों से भी पक्षियाँ यहाँ पर आती हैं रहने के लिए। तो यहाँ क्षेत्र एक लोकप्रिय बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर चुका है। मतलब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पक्षियों को देखने के लिए आता है, यानी एक टूरिज्म के रूप में भी ये डेवलप हो रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से पर्यटन और संरक्षण को भी नई दिशा मिलेगी। अब हम थोड़ा सा और जानकारी देखते हैं। 31 जनवरी 2025 को भारत में 4 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। एक्चुअली में जो 31 जनवरी में देखे तो उस टाइम पे भी 4 और रामसर साइटों की घोषणा की गई थी, जो कि तमिलनाडु के सक्काराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम के खेचियोपल्ली वेटलैंड और झारखंड के उद्भा झील, ये 4 वेटलैंड्स 31 जनवरी 2025 को शामिल किए गए थे। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी हाल ही में अगर देखें हम, जुलाई 2025 तक
मतलब 2025 की बात करें तो जुलाई 2025 तक 2025 में 6 वेटलैंड अब तक रामसर सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने अभी हाल ही में जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम है वहाँ पे देखा है। अब रामसर सूची के तहत एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। वर्ष 1990 में मॉन्ट्रैक्स यानी स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया था। यहाँ उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है इसके तहत उन रामसर स्थलों को शामिल किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा संरक्षण के अंदर आना चाहिए, यानी अगर हम इसको बहुत इम्पोर्टेंस ना दे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे वेटलैंड्स को इसके तहत शामिल किया जाता है इस सूची के तहत। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत के 2 रामसर स्थल इसमें शामिल है। एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान का है, और एक है लोकटक झील मणिपुर। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, क्योंकि इनको अगर हम पूरी तरह से संरक्षण ना करें तो क्या होगा, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत शामिल किया गया है। अब आता है कि रामसर साइट बनने की शर्तें क्या क्या हैं। किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित करने के लिए उनमें निम्न में से कम एक, जो नीचे दिए गए हैं इसमें से कम एक मापदंड पूरा करना होगा। किसी दुर्लभ या संकटग्रस्त जीव पौधों प्रजाति का आवास होना चाहिए, अर्थात ये जो भी स्थल होगा उसमें कम से कम ऐसे जीव जंतु होने चाहिए जो कि संकटग्रस्त हैं। कम से कम एक दुर्लभ प्रजाति या उसका आवास होना चाहिए, यानी घर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती हो। दूसरी बात है बड़ी संख्या में जल पक्षियों या मछलियों का समर्थन करना, यानी जो वेटलैंड है वहाँ पे जो जल पक्षियाँ यानी जल में रहने वाले जो पक्षियाँ हैं वो रहती हो, या मछलियों की बहुत प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हो। तीसरा जो कंडीशन है वो है कोई विशिष्ट या दुर्लभ आर्द्रभूमि प्रकार को दर्शाना, यानी कोई दुर्लभ चीज़ें, दुर्लभ तरह का एक आर्द्रभूमि है जिसमें से मान लीजिए बनावट की दृष्टि से या अलग ही तरह का एक एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पे इस तरह का कुछ हो तभी हो सकता है। और जो चौथा हमारा कंडीशन है वो है प्रवास, प्रजनन और जीवन चक्र के अन्य महत्वपूर्ण चरणों के दौरान प्रजातियों को सहारा देना। अर्थात कई बार आपने देखा होगा कि ठंड के टाइम पे क्या होते हैं, जो साइबेरियन बर्ड है यानी साइबेरियन से को बहुत सारे चिड़िया हैं, पक्षियाँ हैं, वो भारत के और आ जाती है और यहाँ पे आके प्रवास करती है। तो जब तक ठंड वहाँ पे रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उन क्षेत्रों में, यूरोप में, तो वहाँ से वो पक्षियाँ आके गर्म क्षेत्रों में आती हैं, यहाँ पे आके वो प्रवास करती है। इस तरह का भी होना चाहिए, तो उसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि रामसर साइट क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैव विविधता का संरक्षण होता है इससे। अगर हम मान लीजिए कोई जीव ऐसा है जो संकटग्रस्त है और उसको अगर हम संरक्षित ना करें तो धीरे धीरे वो जीव क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी जीव विलुप्त होने को है। जैसे अगर चीते की बात करें तो चीता पहले भारत में पाया जाता था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, वो धीरे धीरे भारत से समाप्त हो गया है। तो चीता अभी भारत में नहीं पाया जाता है। हम कोशिश कर लगातार अदर कंट्रीज से चीता लाके हमारे यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही वेटलैंड्स में जो जीव जंतु रहते हैं, अगर उसको संरक्षित ना किया जाए तो उसकी जैव विविधता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब जल प्रबंधन क्या होता है, जो वेटलैंड्स है वहाँ पे एक जलीय क्षेत्र होता है ये। तो वेटलैंड्स हमेशा क्या करता है, प्राकृतिक जल का फिल्टर भी करता है ये, क्योंकि वहाँ पे जल जमाव रहता है तो धीरे धीरे क्या करता है, फिल्टर होके ग्राउंड वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या करते हैं, ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये बाढ़ आड़ को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जलवायु नियंत्रण, ये क्या करते हैं, कार्बन के भंडार करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, तो क्या करता है, जलवायु परिवर्तन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। आजीविका स्रोत, अब आजीविका स्रोत कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वेटलैंड है, जैसे आप देखेंगे कई जगह बड़े बड़े झील होते हैं, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए क्या करते हैं लोग, अपना आजीविका चलाते हैं मछलियाँ पकड़ के वहाँ से। और खेती इकोसिस्टम को ये से जुड़े लाखों लोग क्या करते हैं, यहीं से आजीविका कमाते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे अगर बहुत बड़ा लेक है तो इको टूरिज्म के रूप में भी वहाँ पे लोग अपना आजीविका उससे क्या करते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए ये सारे चीज़ें हम क्या हो जाती है, रामसर साइट हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अब कुछ प्रमुख बातें हैं रामसर साइट के बारे में इंडिया से जुड़े हुए। तो हम देखते हैं कि सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में जो वेटलैंड्स हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल है। बाघ और अन्य
वन्य जीवों का निवास भी है यहाँ पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव जंगल है वो कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन क्या है? एक हमारा जो रामसर स्थल है, इसके बारे में हमें ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरा है चिल्का झील, उड़ीसा का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है, झील है ये। लैगून झील क्या होती है? जो समुद्र से किसी तरीके से अलग हो जाती है, तो ऐसे झीलों को हम लैगून झील कहते हैं। डॉल्फिन और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे डॉल्फिन आती हैं, डॉल्फिन मछलियाँ जो हैं वो रहती हैं, और प्रवासी पक्षियाँ भी आकर यहाँ पर प्रवास करती हैं। इसके लिए ये जो चिल्का झील है बहुत ही फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान का है और 230 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है ये। तो विश्व धरोहर स्थल भी है ये। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो रामसर स्थल होने के साथ साथ विश्व धरोहर स्थल भी है। लोकटक झील मणिपुर, ये हमारा जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसमें भी शामिल है। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, मतलब ये जल पे तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ के नाम से भी इसको जानते हैं, और हमने पहले ही देख रखा है कि ये एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत आता हुआ रामसर साइट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, याद रखना है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो कहाँ पर है या उसका नाम क्या है, तो क्या है? रेणुका वेटलैंड है जो सबसे छोटा रामसर स्थल है भारत का। सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रामसर स्थल है। अब देखते हैं कुल रामसर स्थल 2025 में अब तक जुलाई 2025 तक कितने हैं? 91 है। कितना क्षेत्र कवर करता है ये? लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर करता है इस रामसर साइट। ये जो 91 रामसर साइट है, 91 रामसर साइट है, वो लगभग 33.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। सर्वाधिक साइट्स वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कितने हैं? 20 स्थल हैं इसमें। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। अगर इसकी हम बात करें तो 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ये। सबसे छोटा स्थल रेणुका वेटलैंड हमने अभी देखा था, हिमाचल प्रदेश में है, और ये कितने हेक्टेयर में फैला है? 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का लेक है। यानी भारत में सबसे पहले जिस रामसर स्थल को नामित किया गया था वो कहाँ था? उड़ीसा में था। और कौन सा है वो? चिल्का लेक था। अब जरा बिहार के पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं। जो रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में 3 आर्द्रभूमि स्थल है। 3 में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो है बेगूसराय जिले में कवर झील है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और भारत की 81 और 82 रामसर स्थलों के तहत बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया गया था। ठीक है, तो टोटल मिला के बिहार में 3 रामसर स्थल है अभी। दोनों स्थल मानव निर्मित है। जो अगर नागी नकटी है इसको हम देखें तो ये दोनों ही क्या है? मानव निर्मित रामसर स्थल है। और बिहार में जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। और ये दोनों ही कहाँ पे हैं? बिहार के जमुई जिले में स्थित है। अब कवर झील के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बेगूसराय में एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील एक ऐसा झील है जो नदियाँ क्या करती है? अपने मार्ग बदलती है। तो जब नदियाँ अपने मार्ग बदलती है तो ऐसे इस तरह का आकारनुमा, यानी जो गाय होती है उसकी खुर के आकार के नुमा एक झील बन जाती है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर उथले पानी का यहाँ झील पक्षियों का मनपसंद स्थल है। यहाँ सैकड़ों जलीय पौधे, स्थानीय और प्रवासी पक्षी और मछलियों का बसेरा है। अब जो नागी पक्षी अभयारण्य है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो नागी पक्षी अभयारण्य को भारत का 81वां रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में 791 हेक्टेयर में फैला नागी आर्द्रभूमि क्षेत्र नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। नकटी पक्षी अभयारण्य, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। नकटी पक्षी अभयारण्य भारत का 82वां रामसर स्थल है। यहाँ भी नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है।
और 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ नागी पक्षी अभयारण्य के पास है और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। यानी नागी और नकटी दोनों ही बिहार के जमुई जिले में स्थित है। और बांध बनाने के बाद ही क्या है, यहाँ पे पक्षियों और स्तनधारियों, मछलियों, जलीय जीव आदि के कम से कम 150 प्रजातियाँ पाई जाती है यहाँ पे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नकटी वेटलैंड को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। अभयारण्य में गंगा के मैदान पर रेड क्रेस्टेड पोचार्ड यानी नेट्टा रूफिना पक्षी की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। तो दोनों ही जगह अलग अलग तरह के पक्षियाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारी डिटेल हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो BPSC 71 एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।